ओके। गुड मॉर्निंग एवरीवन यार। तो स्टार्ट करते हैं यार आज का लेक्चर, ठीक है। ओके। तो फर्स्ट इम्पोर्टेंट यार सबको बता दो, एक बार मंडे को टेस्ट है, ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स का। तो जो फिजिक्स का सिलेबस रहेगा जो मैंने अब तक पढ़ा दिया है, मतलब इस लेक्चर के पहले तक, ठीक है। मींस फोर्स, फील्ड, पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो टॉपिक्स है यहाँ तक ही आएगा, ठीक है। तो आज जो हमें स्टार्ट करना है वो स्टार्ट करना है एकदम नया टॉपिक, क्या, डाइपोल, ठीक है। तो डाइपोल का डिस्कशन कर लेते हैं। डाइपोल टेस्ट में नहीं आ रहा है, ये जो मंडे को टेस्ट है, ठीक है, परसों जो टेस्ट है मंडे को, उस टेस्ट में डाइपोल नहीं आ रहा है, ठीक है। ओके, चले तो स्टार्ट कर लेते हैं यार। डाइपोल थोड़ा सा ध्यान देंगे डाइपोल के बारे में कैसे करते हैं, ठीक है। देखिए, तो यार डाइपोल वर्ड आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी सुना होगा, डाइपोल मोमेंट बार बार सुना होगा कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, बहुत सारे ऐसे मटेरियल हैं, वो डाइपोल मोमेंट कैसे फॉलो करते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से आप कर सकते हैं कि क्या पॉइंट रहेगा, ठीक है। ओके, तो बात करते हैं क्या डाइपोल मोमेंट में, हम डाइपोल में इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करते हैं, ठीक है। तो हम जो चैप्टर में डिस्कस करेंगे वो इलेक्ट्रिक डाइपोल करेंगे, ठीक। अब समझना है यार ये डाइपोल है क्या चीज़ और कैसे बनता है, ठीक। तो यार देखिए, ये डाइपोल मतलब कोई अलग से चीज़ नहीं है, जैसे हम मैग्नेट की बात करें कि एक अलग से मैग्नेट लेके आ गए हैं, तो ऐसा नहीं है कुछ कि डाइपोल आप अलग से लेके आ गए हो। बहुत ही सिंपल सा सेटअप है डाइपोल एक। क्या सेटअप है, सोचो हम एक एटम की बात करते हैं, यहाँ पर देखिए यार ये एक एटम है, ठीक है। अब एटम के पास एक न्यूक्लियस होगा और एक इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, कितने भी इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि अगर इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं थोड़े, ठीक है, मतलब लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं, थोड़े फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो होगा क्या, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, तो याद है ना यार, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से स्टार्ट होती है, प्लस से माइनस की तरफ। और एक चीज मैं बार बार बताता हूँ कि पॉजिटिव चार्ज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव होता है और नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव होता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि न्यूक्लियस तो फिक्स है, ठीक है, बट ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्लाउड है, ठीक। मतलब ये एक डेंसिटी है, ये एक पॉसिबिलिटी कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर रहेगा, ठीक। तो अभी भी रिवॉल्विंग स्टेट में रहेगा, ठीक है, लेकिन ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन, ये बिल्कुल अट्रैक्टेड होने का ट्राई करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जब भी हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एटम को लेके आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एटम को लेके आते हैं, सुनिएगा फिर से, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी एटम जब आता है, मतलब लेट से कोई एक मटेरियल है, तो मटेरियल के अंदर एटम्स होंगे, तो मटेरियल के अंदर हर एक एटम इनडायरेक्टली क्या बना लेता है, एक डाइपोल बना सकता है। डाइपोल का मतलब क्या है कि यार उस एटम का जो पॉजिटिव चार्ज है वो थोड़ा सा शिफ्ट हो गया और नेगेटिव चार्ज थोड़ा सा इस तरफ शिफ्ट हो गया, तो अभी भी वो एटम वही है, कॉन्फ़िगरेशन वही है, सब वही है, जो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो थोड़ी सी शिफ्ट हो चुकी है। तो ये जो यूनिट है इसको क्या बोलते हैं बेटा, डाइपोल। तो सिंपल सी बात बोले कि डाइपोल है क्या, डाइपोल है एक स्मॉल यूनिट मेड ऑफ सिमिलर अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, ठीक है, केप्ट एट वेरी क्लोज डिस्टेंस। तो बेटा एटॉमिक की बातें चल रही हैं, तो एटॉमिक की बातें चल रही हैं तो ये डिस्टेंस बहुत ही कम होगी, 10⁻⁻15 की रेंज में होगी। तो इसका मतलब आप डाइपोल ऐसे ये नहीं बोल सकते कि आप डाइपोल को घर पे बोल दो कि यार ये मैंने ये प्लस चार्ज ले लिया, ये माइनस चार्ज ले लिया और ये डाइपोल बन गया, मतलब बैटरी को नहीं डाइपोल बोल देना है, ठीक है, क्योंकि बैटरी में भी तो प्लस क्यू माइनस क्यू रहता है, नहीं, एक ऐसे टाइप के चार्ज जो प्लस क्यू भी सेम है, मतलब जो क्यू है प्लस और माइनस दोनों सेम होने चाहिए और बहुत ही क्लोज डिस्टेंस पे होने चाहिए, उस यूनिट को बोलते हैं क्या, डाइपोल। तो फिर से मैं बोलूंगा, डाइपोल इज अ यूनिट having same amount of positive and negative charge kept at a very small distance, ठीक है। ओके, अब यार आप यहाँ पर देखोगे कि मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है, बीच की जो डिस्टेंस है उसको मैंने 2a लिखा हुआ है, मैंने सिंपल एल लिखा नहीं है, तो वो मैं आगे बता रहा हूँ कि क्यों मैंने ऐसे 2a लिखा हुआ है, ठीक है। चले तो बात करते हैं कि डाइपोल को अगर हमें समझना है तो डाइपोल के सारे फॉर्मूले हम कंसिडर करते हैं डाइपोल मोमेंट से, और यही वो चीज़ है जो केमिस्ट्री में भी हम कैलकुलेट करते हैं, क्या जो लोन पेयर जिस पे रहते हैं उसका डाइपोल मोमेंट निकाल के बताओ, नंबर ऑफ लोन पेयर से डायरेक्टली फॉर्मूला रहता है डाइपोल मोमेंट से, ठीक है।
हम फिजिक्स में बात करते हैं कि डाइपोल मोमेंट हमें कैसे निकालना है। तो पहली बात तो ये समझ लो, पहली बात आपको ये समझना है कि डाइपोल मोमेंट क्या है। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, देखो ऊपर एरो लगा हुआ है, ठीक है। तो एक चीज सबको ये समझना है कि डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, तो डायरेक्शन सबसे पहले ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यार ये जो डाइपोल होता है एक नेगेटिव चार्ज होता है और एक प्लस चार्ज होता है। तो डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव से प्लस की तरफ होती है। इसका मतलब जस्ट अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव के लिए, ठीक है। लेकिन अगर हम डाइपोल की बात कर रहे हैं तो डाइपोल होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इस चीज को आपको अच्छे से याद रखना है, क्या जो डाइपोल होता है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, ठीक है। ओके, चले तो बात करते हैं डाइपोल मोमेंट का फार्मूला क्या है। अच्छा, देखने में ये फार्मूला बहुत ही छोटा है, बहुत ही सिंपल फार्मूला है, बट ये जो डाइपोल एक टॉपिक है पूरा फिजिक्स का, इसमें बस यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि अभी विद लेक्चर के टाइम पे सब लोग ये फार्मूला एक दो बार मेमोराइज कर लेंगे। क्या क्या डाइपोल मोमेंट बड़े सिंपल तरीके से निकालते हैं। पहले मैं यहाँ पे दिखता हूँ कि डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड होता है चार्ज इनटू सेपरेशन, चार्ज इनटू सेपरेशन बस, ठीक है। और डायरेक्शन क्या होती है, जो पी की डायरेक्शन होती है वो 2a पोजीशन वेक्टर की तरफ में होती है। ये सिंपली याद रखें किस तरफ होती है, माइनस से प्लस की तरफ डायरेक्शन होती है। मैं बीच में पूछूंगा भी सब लोगों से, तो क्लियर रहना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस होती है सर, लेकिन डाइपोल मोमेंट माइनस से प्लस की तरफ होता है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है डाइपोल मोमेंट का, ये होता है भाई चार्ज इनटू सेपरेशन, मतलब Q इनटू एल। बट मैं एल नहीं लिख रहा हूँ, सब लोग ध्यान दें, मैं एल नहीं लिख रहा हूँ, मैं डिस्टेंस यूज कर रहा हूँ 2a, ठीक। क्यों, क्योंकि आगे मुझे डेरिवेशन यूज करने हैं, इसलिए मैं बार बार डिस्टेंस लिख रहा हूँ 2a। तो अब क्वेश्चन में ये मत रट लेना कि यार p इंटू क्यू इंटू 2a होता है और सपोज डिस्टेंस दी है 10 mm, तो आपने 10 mm का 20 mm लिख दिया, नहीं। ये याद रखें, इट इज सिंपल चार्ज इनटू सेपरेशन, ठीक है। उस सेपरेशन को हमने 2a एज्यूम किया है। चले, तो हमें पता है कि अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो ऑफ कोर्स हम थोड़ी सी चीजें इसमें फाइंड कर सकते हैं। कैसे, सब लोग ये क्वेश्चन ध्यान देंगे कि फाइंड डाइपोल मोमेंट ऑफ अ गिवन सिस्टम। और ये याद रखें, इस टाइप के क्वेश्चंस दिख जाएंगे आपको कि डाइपोल एक रैंडम सिस्टम गिवन है, उसमें आपको डाइपोल बताना है, ठीक है। तो चले यार देखिए डाइपोल कैसे है। एक दिया है यहाँ पर -2q चार्ज, यहाँ पे 4q चार्ज और यहाँ पे -2q चार्ज। अब ये याद है ना, मैंने बताया था कि अगर एक जगह पे बहुत सारा चार्ज है तो आप उसको स्प्लिट करके रख सकते हो, बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कोई। तो यार डाइपोल के लिए तो हमें सेम टाइम का प्लस और माइनस चाहिए ना, तो हमने क्या किया, इस +4q के दो पार्ट कर लिए। तो इस फिगर में देखो +4q के सेम पोजीशन पे मैंने दो पार्ट कर लिए, 2q और 2q। तो ये जो -2q और ये +2q, ये क्या बन जाएगा, एक डाइपोल। तो ये डाइपोल बन गया, बट डाइपोल की डायरेक्शन किस तरफ होगी, माइनस से प्लस की तरफ। ये हुई डाइपोल 1 की डायरेक्शन। फिर ये भी -2 प्लस है, ये हुई डाइपोल 2 की डायरेक्शन। अब हमें चाहिए बेटा नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। तो दो डाइपोल है ना, और दोनों डाइपोल क्या है, 90 डिग्री पर है। तो पहला डाइपोल किस तरफ है, बॉटम साइड, मतलब -j में। तो एक डाइपोल है -j में और एक है लेफ्ट की तरफ, मतलब -i में। तो अगर हम बात करें तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि क्या हो जाता है डाइपोल, डाइपोल होता है क्यू की वैल्यू कितनी है, 2q इंटू बीच की डिस्टेंस क्या है, d। सो वैल्यू हो जाती है 2q इंटू डी, ठीक। अगर हम क्या निकाले, मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो मैग्नीट्यूड कितना होगा, अगर इसे p बोले इसे p बोले तो 90 डिग्री पे क्या हो जाएगा, p√2। ये थोड़ा गलत लिखा है यार, अगर हमने इन दोनों का रिजल्टेंट निकाला है, p और p का रिजल्टेंट p√2, तो ये वेक्टर नहीं आएगा, बता चुका हूँ। अगर वेक्टर फॉर्मेट में लिखेंगे तो जस्ट p कॉमन आ जाएगा p माइनस आई कैप माइनस जे कैप। बट बिकॉज ये वेक्टर है तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर हट जाएगा, यहाँ से सिर्फ क्या रहेगा, ये मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, p√2, ठीक है। 2p मत लिख देना यार कोई, ये आई कैप है, ये आई कैप में, ये जे कैप में। तो 90 डिग्री में अगर दो वेक्टर है तो उनका रिजल्टेंट क्या आएगा, √p² प्लस p², मतलब p√2। अच्छा, p की वैल्यू अभी मैंने बताया q इंटू डी। सो q की वैल्यू कितनी है, 2q जितनी, तो हमने यहाँ पे रखा 2q इंटू डी। सो 2√2q वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें किसी को डाउट हो तो बताए,
एनी स्टूडेंट? डाइपोल का रिजल्टेंट निकालने में किसी को कुछ डाउट हो तो बताएं। ओके, नहीं है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप लोग करके दिखाएंगे, ठीक है। मैं आपसे फाइनल वैल्यू चाहूंगा कि आप डाइपोल की वैल्यू निकाल के बताएंगे, ठीक है। चले सॉल्व करें, इसमें डाइपोल मोमेंट की वैल्यू बताओ। ओके, सॉल्व करें, बताएं जल्दी। ओके गुड, आशुतोष करेक्ट आंसर। भाई ये गैलेक्सी M20 कौन है यार? नेम एडिट कर लिया करो यार, तुम लोग अभी तक थोड़े से मैनर्स नहीं सीखे हो। जो भी लोग मोबाइल से या किसी भी डिवाइस के नेम से आते हैं, पार्टिसिपेंट सेक्शन में जाके खुद को रीनेम कर लें। सर पी रूट 3 आता है। हाँ, P√3 है, करेक्ट आंसर है। ओके, करेक्ट आंसर है। चलिए डिस्कस कर लेते हैं, काफी सिंपल है, ठीक। देखें, तो हमें देखना है बेटा, ये -2 क्यों था? हमने क्या किया इसका, हमने इसकी वैल्यू में ये जो -2 क्यू था, इसको 2 क्यू के साथ अलग अलग रख लिया, तो ये एक -क्यू और -क्यू बन गया। अब डायरेक्शन याद रखनी है, डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन आएगी -क्यू इधर, -क्यू इधर, तो 2 पी होंगे, एक पी इधर एक पी इधर। पी की वैल्यू अगर देखो तो इट इज सिंपल क्यू इनटू एल, तो ये जो पी की वैल्यू है वो सिंपल क्यू इनटू एल जितनी है, ठीक। अच्छा, अब बात करते हैं कि ये दोनों इक्वल फोर्स हैं, तो रिजल्टेंट कहाँ से जाएगा? बीच में से जाएगा। तो अगर कोई पूछ लेता कि यार फाइनल आंसर बताओ, तो आप ये भी आंसर कर पाते कि वेक्टर फॉर्मेट में ये जो वेक्टर होगा ये किस तरफ होगा, ये -j की तरफ होगा, ठीक है। अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, बीच का एंगल कितना है इन दोनों का? इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 60 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा? p² + p² 2p² इंटू cos 60 डिग्री, तो आ जाएगा कितना? P√3। अब हाँ, p की वैल्यू याद रखना है कि p की वैल्यू क्या है? QL√3, ठीक है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए तो आपने QL इंटू √3 कर दिया, ठीक है। तो यार ये सबको समझ में आया? इसमें कुछ किसी को डाउट है तो बता दो यार। सर तो फिर प्रीवियस क्वेश्चन में भी 2√2 QD होगा ना आंसर? हाँ, QD होगा, मैंने बोला था ना, बोलते समय मैंने ये चीज बोली थी, उसमें थोड़ा सा Q लिखना भूल गया, वो Q इंटू डी जितना हो जाएगा वो, ठीक है। चले, ओके, तो बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बताएं। क्वेश्चन क्या है? एक R रेडियस की सेमी सर्कुलर रिंग है, ठीक है, जिसको +Q चार्ज हमने दिया हुआ है। क्लियर, सबको दिख रहा है? एक पूरी रिंग है जिसको हमने +Q चार्ज दिया हुआ है, और एक रिंग के सेंटर पे हमने -Q चार्ज रखा हुआ है, ठीक। तो इस पूरे सेटअप का आपको डाइपोल मोमेंट बताना है, ठीक है। और डायरेक्शन भी लिख देनी है, डायरेक्शन भी लिख देनी है कि किस तरफ होगी डायरेक्शन।
अच्छा डायरेक्शन चलो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। बात करते हैं, देखो ये पूरा प्लस क्यू है बट ये छोटे छोटे पीसेस में थ्रू आउट द रिंग डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसका मतलब इस क्यू को भी हम उतने ही छोटे छोटे पीसेस में कर सकते हैं ना। तो इसका मतलब डायरेक्शन कहाँ से होती है, माइनस से प्लस की तरफ, मतलब हर छोटे छोटे पीस की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगी। क्लियर, इस तरीके से होगी डायरेक्शन। तो याद है ना यार, अगर कोई भी फोर्स इस तरीके से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो रिजल्टेंट कैसा आएगा, कोई आंसर करे। अगर इस तरीके से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है क्या हमारा डाइपोल मोमेंट, तो मेन डायरेक्शन किस तरफ आएगी, एनीवन एक्सप्लेन। आई कैप में, जे कैप में, प्लस जे कैप में। जे कैप जे कैप की तरफ कैसे एक्सप्लेन करें। वो सारे कंपोनेंट हो जाएंगे और हॉरिजॉन्टल वाले कैंसिल हो जाएंगे। ओके वेरी गुड, ठीक है। तो ऐसे सेटअप पे क्या होता है कि किसी भी वेक्टर के जब हम कंपोनेंट करेंगे तो एक आएगा हॉरिजॉन्टल और वेक्टर। तो ये जो लेफ्ट तरफ की हाफ रिंग है ना, ये हाफ रिंग, इसके पूरे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होंगे लेफ्ट के और राइट के, दोनों के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल होंगे बट वर्टिकल मैच करेंगे ही करेंगे। तो इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि इस सेटअप की जो फाइनल डायरेक्शन होगी, ठीक है, तो वो मोमेंट की डायरेक्शन अपवर्ड होगी। ठीक है, तो मोमेंट की डायरेक्शन ये कंफर्म हो गया किस तरफ होगी, अपवर्ड होगी। सो ऑल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी कैंसल्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ पी नेट विल बी अपवर्ड। अब जल्दी से वैल्यू सॉल्व करें सब लोग, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, देखते हैं किसका आंसर सही है। ओके तपन, नॉट करेक्ट आंसर, क्यू इनटू पाई आर स्क्वायर नहीं। कोई स्टूडेंट यार बोलो यार, 2r इंटू क्यू, नॉट करेक्ट। आशुतोष, 2r इंटू क्यू, नॉट करेक्ट। यार 2r कैसे हो जाएगा यार, हमें लिखना है, आप फील करो, हमें माइनस क्यू वाला चार्ज और प्लस क्यू वाले चार्ज के बीच की डिस्टेंस लिखनी होती है। तुम्हें लग रहा है कि यार कभी 2r पॉसिबल है, ये डिस्टेंस 2r तो बिल्कुल सही नहीं है, r से तो कम ही आने वाला है डिस्टेंस, मतलब r तो r से ऊपर हो ही नहीं सकती ना डिस्टेंस, किसी भी चार्ज की डिस्टेंस r से कम ऊपर नहीं है। बता रहा हूँ यार, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है यार। कोई स्टूडेंट आंसर करना चाहता है, किसी के मन में कुछ सर मैंने थॉट कैसे कर सकते हैं बताएं। सर मैंने डिस्टेंस 2r नहीं ली, उसका रिजल्टेंट लिया है, तो वो कॉस दोनों का बीच का एंगल 0 डिग्री से कॉस 0 हुआ, इसलिए वो 4 पे आया। नहीं वैसे आएगा नहीं पूरा, आप नेट वैल्यू इंटीग्रेट करना पड़ेगा आपको 0 to 90, आप ऐसे एक वैल्यू नहीं ले सकते यार। किसी को याद है ऐसा इंटीग्रेट करके क्या थॉट आएगा, फाइनल आंसर क्या आएगा यार। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, बहुत ही सिंपल सा, किसी को याद नहीं आ रहा है, किसी को नहीं आ रहा। चले ठीक है बता दे, सेंटर ऑफ मास, जिस तरीके से सेंटर ऑफ मास काम करता है वैसे ही सेंटर ऑफ चार्ज भी काम करता है। तो डाइपोल वाले क्वेश्चन में, अब हर जगह मत लगाने लगना सेंटर ऑफ चार्ज का, डाइपोल वाले क्वेश्चन में हम चार्जेस को शिफ्ट कर सकते हैं कि यार ये चार्ज सपोज 4q रखा है तो उसे ब्रेक करके q रख सकते हैं एज पर आवर नीड। तो वैसे ही हम बता रहे हैं कि ये पूरी रिंग का जो चार्ज है एज पर आवर नीड, ये पूरा चार्ज कहाँ पे रख सकते हैं हम, उसके सेंटर ऑफ मास में। क्यों, क्योंकि सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट ही ऐसे ही करते हैं कि सब पे फोर्सेस किस तरफ जा रहे हैं, तो नेट वैल्यू कितनी आती है। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका, 2r बाई पाई टाइम्स, याद था यार सेंटर ऑफ मास हाफ रिंग का 2r बाई पाई, तो याद रहना चाहिए था। हम सेंटर ऑफ चार्ज की तरह ही कंसिडर करेंगे इसे, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2r बाई
पाई। तो आंसर होगा Q इंटू 2R/पाई। ठीक है, ओके। तो ये क्वेश्चन कराने का पर्पज ये था कि कभी इतना रैंडम ज्योमेट्री या कुछ आ जाए कि हेमिस्फीयर के पास या ऐसा कुछ आके डाइपोल लिखे, तो आप समझ जाएं कि सेंटर ऑफ मास भी लगा सकते हैं। तो 2 क्वेश्चन मैंने कराए जो वेक्टर्स को बिलोंग करते थे, मतलब जिन पे हमने वेक्टर के बारे में चीजें की, ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन किया सेंटर ऑफ चार्ज के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा सा याद करने वाली चीजें और अच्छे प्रैक्टिस की चीजें। क्या कि डाइपोल जो हमने अभी तक पढ़ा, हमने क्या पढ़ा यार, एक चार्ज की वजह से हमने पढ़ा फोर्स, फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल। ठीक है, सेम चीज हम डाइपोल के वजह से पढ़ेंगे। और आप समझो, और आपके बोर्ड्स में भी डाइपोल के बारे में ये चीजें बहुत पूछी जाती हैं कि डाइपोल के लिए फील्ड कितनी होगी, डाइपोल के लिए पोटेंशियल कितना होगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं डाइपोल के लिए। सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। ठीक है, मतलब डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, हम पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। तो डाइपोल में 3 टाइप की पोजीशन होती है, मैं पहले वो बता देता हूँ। सपोज एक डाइपोल रखा हुआ है, मतलब ये -Q चार्ज है, ठीक है, और एक +Q है। कुछ बुक्स प्लस पहले रखती हैं, माइनस बाद में रखती हैं, चलेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज हमने जो फिगर बनाया उसमें हम माइनस पहले रखते हैं, प्लस बाद में रखते हैं। डाइपोल डाइपोल है। ठीक है, तो देखो डाइपोल की 2 पोजीशन होती हैं। एक होती है एक्सिस ऑफ डाइपोल, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ डाइपोल। तो इस पोजीशन को बोलते हैं एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन का मतलब क्या है कि डाइपोल की लाइन में। फिर एक होता है डाइपोल के परपेंडिकुलर की पोजीशन, तो उस पोजीशन को बोलते हैं बेटा इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, तो हमें पहले ये ध्यान देना है कि इस तरीके से इक्वेटोरियल और ये सारी चीजें डिस्कस कर सकते हैं हम डाइपोल के लिए, इक्वेटोरियल पोजीशन और एक्सियल पोजीशन। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं कि यार हमने क्यों पता है वो 2Q डिस्टेंस ली थी। अब आपको समझ में आएगा क्या कि जब भी क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस गिवन होती है ना, द डिस्टेंस इज ऑलवेज गिवन फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल। ठीक है, मींस अगर जो पोजीशन हम ऑफ अदर चार्ज होती है वो सेंटर ऑफ डाइपोल से गिवन होती है। तो अगर हम एक्सियल पोजीशन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या देखेंगे सब इधर। लेट्स से डाइपोल रखा हुआ है, एक -Q और एक +Q, और मैंने बताया कि इसके एक्सिस पे मान लेते हैं ये एक पॉइंट है राइट साइड पे और ये एक पॉइंट है। हमें यहाँ पर बतानी है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो ये जो इस पॉइंट की पोजीशन है ना, कभी नहीं बोलेगा कि +Q वाले से इतनी दूर है, हमेशा बोलेगा कि लेट्स से डाइपोल से 20 मीटर दूर है। मतलब कितनी दूर है, डाइपोल के सेंटर से हमेशा लेते हैं। समझ आया? तो अब इसलिए हमने इसे 2a माना था कि अगर हम l मान लेते तो फिर हमें ये l/2 ऐड करके ये सॉल्व करना पड़ता। तो इसलिए हमने इसे 2a माना था, जिससे हम यहाँ पर a रखकर सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो ये गिवन होता है r, स्मॉल r। स्मॉल r क्या है, पोजीशन, कि कहाँ पर हमें फाइंड करनी है, वो हमेशा कहाँ से गिवन है, सेंटर ऑफ डाइपोल से गिवन है। अब थोड़ी सी यार बातें कर लेते हैं, क्या कि यार फील्ड की वैल्यू होती कैसे है। लेट्स से मैं इस पॉइंट पे कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो मैंने आपको बताया था कि यार प्लस वाले की वजह से अलग फील्ड निकालेंगे, माइनस वाले की वजह से अलग फील्ड निकालेंगे। तो अब देखो प्लस वाले का क्या होगा, प्लस वाला रिपेल करेगा, प्लस वाला इस पॉइंट को रिपेल करेगा और माइनस वाला इसको अट्रैक्ट करेगा। डन। अब बताना है कि किसकी वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा पावरफुल होगी। ठीक है, तो थोड़ा सा पूछ लेते हैं यार। लेट्स से तपन बताओ, तपन आंसर करो कि ये जो पॉइंट है राइट साइड पे पॉइंट है, इस पे हम बात करते हैं तपन आंसर करें, राइट साइड वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमें डिस्कस करना है। ठीक है, क्या भाई तपन बाहर निकल लिए क्या? श्रेयस, श्रेयस पाटिल बताएं। श्रेयस पाटिल यार माइक ऑन करे अपना।
ओके जोया, हाँ सर। आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। लेट से राइट साइड के पॉइंट पे अगर हम बात करें तो ड्यू टू विच चार्ज द फील्ड विल बी हायर, अगर हम राइट साइड पे पॉइंट पे डिस्कस करें, पॉजिटिव का या नेगेटिव का? पॉजिटिव का। पॉजिटिव का होगा, क्यों? क्योंकि पॉजिटिव पास में है, ठीक है। हाँ। ओके, अगर लेफ्ट साइड पे बात करें तो लेफ्ट साइड पे किसका हायर होगा? नेगेटिव का। नेगेटिव का, क्योंकि नेगेटिव उसके पास है। ओके ठीक है, हाँ। तो हमें दोनों की वैल्यू अब आंसर करनी पड़ेंगी, ठीक है। ओके, सो बात करते हैं कि लेट से वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं इन पॉइंट्स पे। तो हम बात करते हैं कि लेट से अगर हमें ई नेट निकालना है तो हो जाएगा ई ड्यू टू पॉजिटिव एंड ई ड्यू टू नेगेटिव। क्लियर? ठीक है, तो ये ठीक है, ठीक है। ओके, तो अगर हम बात करते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करें तो पॉजिटिव और नेगेटिव से वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो देखें अगर मैंने बोला कि ये वैल्यू आर है तो जरा पॉजिटिव वाले से सोचो। पॉजिटिव वाले के लिए डिस्टेंस बचेगी, ये आर में ये वाली डिस्टेंस माइनस कर देंगे तो आर माइनस ए हो जाएगा, तो पॉजिटिव के लिए बचेगी आर माइनस ए। और नेगेटिव वाले के लिए देखें तो आर प्लस ए होगा, ठीक है। तो नेगेटिव वाले के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी? आर प्लस ए। और इन दोनों वैल्यूज बिकॉज दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो हमें दोनों को माइनस कर लेना है, ठीक है। मैंने पहले बताया कि ज्यादा कौन होगा? प्लस वाला, क्यों? क्योंकि ये वैल्यू नीचे कम है, ठीक। अब देखो कॉमन लेंगे, के क्यू कॉमन ले लिया तो ये 1/r माइनस ए का स्क्वायर माइनस आर प्लस ए का स्क्वायर। अब इसे थोड़ा सा हमने सॉल्व किया, क्या लिया? एलसीएम लिया। तो जब दोनों का एलसीएम लिया तो आर प्लस ए और आर माइनस ए आ गया एलसीएम। तो आर प्लस ए और आर माइनस ए का एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। फिर बात करते हैं कि ऊपर सॉल्व होके क्या आएगा? तो आर प्लस ए का स्क्वायर इस तरफ, आर माइनस ए का स्क्वायर इस तरफ, दोनों का स्क्वायर ब्रेक करेंगे, ओपन करेंगे तो क्या होगा? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 आर इंटू ए, ठीक है। फिर दूसरा इधर क्या होगा? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 आर इंटू ए, तो माइनस और माइनस क्या होगा? प्लस, और बाकी आर स्क्वायर और ए स्क्वायर कैंसिल, तो ये आ जाएगा 4 अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा अलग, क्या कि यार इस 4a से हमने क्या किया? 2a अलग कर लिया। अब समझ गए होगे 2a हमने क्यों अलग किया? क्यों? क्योंकि डाइपोल्स के क्वेश्चन में आपको क्यू के बारे में नहीं दिया होता। क्या दिया होता है? डाइपोल मोमेंट दिया होता है, तो इसलिए हमने q इंटू 2a विच इज अ डाइपोल मोमेंट उसको अलग कर लिया, ठीक। अब बात करते हैं थोड़ा सा सॉल्विंग करने की, कि ये तो एक कॉम्प्लेक्स रिलेशन है, हम ट्राई करेंगे कि इसको थोड़ा सा छोटा करने का ट्राई करेंगे। तो हमने क्या किया? लेट से हमने r⁴ कॉमन ले लिया, तो r⁴ कॉमन लिया तो एक r कैंसिल आउट हो गया, तो देखें नीचे क्या बचा? तो फाइनल आंसर बचेगा, इसे हमने p लिखा, फाइनल आंसर दिखेगा 2kp अपॉन r क्यूब, और ये 1 माइनस ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का स्क्वायर, ये बना हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। अब इसमें हम लगाएंगे लॉजिक, क्या कि ये जो a है, मतलब जो a है वो r से बहुत ही स्मॉल है। मतलब क्या हुआ? जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, क्या कि ये जो डाइपोल की डिस्टेंस है ये 2a, ये जो 2a है ये इस डिस्टेंस से बहुत कम है, क्योंकि मैंने बताया कि वो जो डाइपोल है वो डाइपोल बिल्कुल बहुत माइक्रो में ही होगी डाइपोल की जो लेंथ है, ठीक है। बट ये जो आप बाहर वाली डिस्टेंस है ये सेंटीमीटर्स में है, तो अगर ये डिस्टेंस बड़ी है तो हम एक चीज कर सकते हैं, क्या कि अगर r की वैल्यू बहुत ज्यादा है और a बहुत छोटा है तो इसका मतलब ये बहुत बड़ी वैल्यू का डिवाइड करेंगे तो ये तो बिल्कुल एकदम जीरो जितनी हो जाएगी ना। सो 1 माइनस 0 1 ही बचेगा और ये वैल्यू इग्नोर हो जाएगी, क्लियर। तो इसका मतलब अगर ये बहुत ही छोटा है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? इग्नोर हो जाएगी, ठीक है। तो मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि अगर ये बहुत ही कम है r से तो ये वैल्यू इग्नोर हो जाएगी और सिंपल आंसर आ जाएगा, क्या? 2kp अपॉन आर क्यूब। तो अभी ये सोचना है यार, ये याद है थोड़ा सा कि ई का आंसर क्या होता है? ई का आंसर होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर टाइप का, ई का आंसर होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर टाइप का।
यहाँ पे हम P यूज करते हैं जो कि होता है Q इंटू L, ठीक है। तो बिकॉज वो L लेंथ का यूनिट ऊपर एक एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई है, इसलिए यूनिट बैलेंस करने के लिए नीचे भी एक मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो सबको ये याद रहना चाहिए कि ड्यू टू डाइपोल जो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूलों में ये थोड़ा सा हमें ध्यान देना है कि 2kPV/r² मत कर देना, r³ रहता है, ठीक है। फिर बात आती है डायरेक्शन, देख लेते हैं। तो डाइपोल की डायरेक्शन थी इस तरफ। अगर मैंने राइट साइड पे देखा तो कौन ज्यादा डोमिनेटिंग है, प्लस ज्यादा डोमिनेटिंग है, तो प्लस की डायरेक्शन तो इस तरफ ही है, सही है। अगर हम इधर बात करें तो नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव रिपेल करेगा, बट नेगेटिव पास में है तो डोमिनेटिंग कौन है, नेगेटिव, तो नेगेटिव की ही फील्ड का आंसर आएगा। इसका मतलब आप एक्सिस में कहीं पे भी देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही पॉइंट पे क्या है, पैरेलल है। तो हम एक चीज यहाँ पर क्या नहीं देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है पैरेलल टू द डाइपोल मोमेंट। क्लियर। तो दो चीजें यहाँ से हमने देखी, नंबर 1 कि एक फॉर्मूला कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड एट डाइपोल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2kP/r³, और इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल होगी डाइपोल मोमेंट के हर एक पॉइंट पर, ठीक है। तो एक बार सब लोग देखें ये सॉल्विंग कैसे की हुई है, ये देखें, कुछ डाउट है तो पूछें। सब लोग एक बार अच्छे से सॉल्विंग देखें किस तरीके से मैंने क्या कैलकुलेट किया। नेट फोर्स कैलकुलेट करने के लिए दोनों पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की है, ड्यू टू प्लस चार्ज, ड्यू टू माइनस चार्ज। चले, तो आई गेस याद हो जाना चाहिए ये फॉर्मूला, ठीक है। तो हमने एक्सियल पोजीशन पर देख लिया कि वैल्यू होती है 2kP/r³। अब बात कर लेते हैं यार इक्वेटोरियल पोजीशन पे, ठीक है। तो इक्वेटोरियल पोजीशन क्या होती है यार, एंगल बाइसेक्टर वाली को इक्वेटोरियल पोजीशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो पोजीशन है जिसकी बात हम स्ट्रेट कर रहे हैं, ये क्या बन जाती है, इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है। अब यहाँ पर हमें कहीं आर डिस्टेंस पे पूछा है क्वेश्चन, याद रखें आर हमेशा कहाँ से देते हैं, सेंटर से देते हैं। तो ये सेंटर से आर डिस्टेंस पे हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि फील्ड बताओ। तो अब आपको थोड़ा सा वेक्टर का भी नॉलेज चाहिए होगा, तो देख लेते हैं। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि लेट्स से हम यहाँ पर ऊपर किसी पॉइंट पे अगर निकालें तो प्लस वाला क्या करेगा, रिपेल करेगा। मतलब अगर मैं इस तरीके से यहाँ पे पॉइंट बना, यहीं पे ही बना लेते हैं, ये अगर पॉइंट है तो ये प्लस वाला क्या कर रहा है, इसे रिपेल कर रहा है, ठीक है। प्लस वाले की डायरेक्शन ये है, ठीक। प्लस वाले ने रिपेल किया, बट ये जो नेगेटिव है ये तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ना। तो मतलब नेगेटिव वाला जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो नेगेटिव की डायरेक्शन है ये इस तरफ है, ठीक है। ये नेगेटिव की डायरेक्शन है। तो अब जब आपको पता है कि ये जो इक्वेटोरियल पोजीशन है, इसकी जो डिस्टेंस है ये तो दोनों के लिए सेम है। तो मतलब ये जो दोनों वेक्टर हैं फील्ड के, जो अट्रैक्ट कर रहा है और जो रिपेल कर रहा है, वो दोनों सेम होंगे। तो इनका रिजल्टेंट बीच में से जाएगा ना, इनका रिजल्टेंट कैसे जाएगा, बीच में से जाएगा। तो ये तो कंफर्म हो गया कि इनका रिजल्टेंट बीच में से जाएगा। अब बात करते हैं डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किस तरफ है। डाइपोल मोमेंट की होती है माइनस से प्लस, बट अगर हमने सॉल्व किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आ गई, जस्ट अपोजिट। तो इसका मतलब ये है कि एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल होती है, मतलब सेम डायरेक्शन में होती है, और इक्वेटोरियल पोजीशन पर एंटी पैरेलल होती है, मतलब जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अब सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने का तरीका है कि इनका रिजल्टेंट निकाल दो, इनके बीच में जो 2 थीटा है, या फिर एक और तरीका है ना कि ये वैल्यू तो फिक्स है तो इसका कॉस कंपोनेंट आएगा यहाँ और साइन कंपोनेंट आएगा ऊपर। इस वैल्यू का भी थीटा इधर है तो कॉस कंपोनेंट इधर और साइन नीचे, तो दोनों साइन क्या होंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो हॉरिजॉन्टल में फिर बच जाएगा हमारे पास फोर्स। तो इस तरह के क्वेश्चन को हमेशा हम कंपोनेंट टाइप से कर देते हैं जिसमें हमें वैल्यू नहीं पता। तो ये कंफर्म है कि आंसर आ जाएगा 2e। एक चार्ज की वजह से e लिखा तो e cos थीटा हुआ एक चार्ज का कंपोनेंट, दोनों का मिला के हो गया 2e cos थीटा। डन। अब हम लिख देते हैं
तो 2 इंटू ई का फॉर्मूला क्या है किसी चार्ज की वजह से, ई का फॉर्मूला है के क्यू बाई आर स्क्वायर डिस्टेंस। और अब जो डिस्टेंस यूज हो रही है वो ये डायगोनल यूज हो रही है ना, ये तो डायगोनल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इन दोनों की पूरी बीच की डिस्टेंस को हमने माना था 2a, तो ये वाली डिस्टेंस हो गई सिर्फ कितनी a, और ये हो गया r, तो पाइथागोरस लगा देंगे रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये डिस्टेंस हो गई इनके बीच की, सो हो गया के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब बात आती है कॉस थीटा की, तो थीटा क्या है, ये वाला जो हमने कॉस लिया हुआ है, तो ये हो गया कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या होगा, बेस वो तो है a ओवर हाइपोटेनस, सो कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, बेस ओवर हाइपोटेनस। क्लियर। अच्छा अब थोड़ा सा सॉल्व कर दिया, क्या किया, k तो ठीक है, ये जो q है ये 2a को उसके साथ ले लिया, ठीक है, तो 2a को उसके साथ हमने ले लिया, यहाँ पे मिस हो गया है, a लिखना मिस हो गया है, ठीक है, a भी है यहाँ पर, और 2a को हमने उसके साथ ले लिया, तो याद है ना हमने q इंटू 2a क्यों लिया हुआ है, q इंटू 2a लिया हुआ है ताकि हम इसको p लिख सके, ठीक है। अब नीचे सॉल्व करते हैं, इसमें बात करते हैं डिनोमिनेटर में, तो इसमें आ रहा है रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और यहाँ पे रूट ऑफ दिस, तो एक पावर ये और दो पावर ये, तो कितना हो जाएगा, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3, और रूट को क्या लिखते हैं, पावर 1/2, सो ये आएगा पावर 3/2, तो ये रिंग जैसे का पावर आने लग गया है, ठीक है। अब वही चीज हम कर लेते हैं, क्या करेंगे, आर स्क्वायर कॉमन लेने का ट्राई करेंगे, तो अगर आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये पावर 2 से 2 कैंसिल, और फिर पावर क्यूब है, तो क्या बाहर आएगा, अगर हम आर कॉमन लेंगे, सॉरी आर स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो स्क्वायर का 1/2 रूट से बाहर हट गया और क्यूब हो गया, तो आर क्यूब आया, और ये आ गया 1 प्लस ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब वही बताया मैंने, क्या अगर ए वेरी वेरी लेस देन आर है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये वैल्यू नेग्लिजिबल हो जाएगी और आएगा 1, तो आंसर क्या आ जाएगा, q इंटू 2a को लिख दिया p, तो इससे आंसर आया kp अपॉन आर क्यूब, ठीक है, एंड e इज एंटी पैरेलल टू p। मतलब दो नए फॉर्मूले हमारे पास रेडी हुए जो आपको याद रखने, एक्सियल पोजीशन पर डबल आता है आंसर, कितना, 2kp अपॉन आर क्यूब, और इक्वेटोरियल पोजीशन पर सिर्फ आता है kp अपॉन आर क्यूब। एक्सियल पर डायरेक्शन होती है सेम और इक्वेटोरियल पर होती है डायरेक्शन अपोजिट। क्लियर। अच्छा तो चलो कुछ लोग से पूछ लेते हैं कि यार चल क्या रहा है, सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं। ओके सुनते हैं। प्रथमेश पवार आंसर करें, अनम्यूट करें प्रथमेश पवार। यार कुछ लोग, मैं बोल रहा हूं कि आप आंसर करें तो कुछ लोग चैट बॉक्स में लिख देते हैं हाँ सर, हेलो सर, कैसे हो सर, जिंदा हो नहीं हो। यार मैं पूछ रहा हूँ, माइक तुरंत ऑन करें और उसी समय आंसर करें, ठीक है, टेक्स्ट करने की जरूरत नहीं है। प्रथमेश माइक ऑन करें, आंसर करें। ये जो माइक प्रॉब्लम वाले लोग हैं ना यार, ये पक्का किसी दिन मेरे से मार खाने वाले हैं। जयंत आंसर करें। जयंत आंसर करें। चल यार, तो आई गेस काफी हो गया। मैं नेक्स्ट टाइम से फिर से बता रहा हूँ, सब लोग को एक नई चीज बता दूं। बेटा अगर मैं कुछ भी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट से और वो आंसर नहीं कर रहा है, तो फिर आप समझ लीजिए आपके लिए प्रॉब्लम है। इसलिए मेरे लिए सजेशन यही है कि यार फिजिक्स के लेक्चर के लिए मत अटेंड करो। लेक्चर का वीडियो मैं डाल ही दूंगा ग्रुप पे, ठीक है, तो जिनको आराम से रिलैक्स मारना है, चिल मारना है, लेक्चर पे ध्यान नहीं देना है, वो लोग बस बाद में वीडियो देख लिया करें। मैं अभी से बोल रहा हूँ, मेरे लेक्चर में जिसको सुनना है समझना है, सिर्फ वही, जो अटेंटिव रहना चाहता है सिर्फ वही अटेंड करे, अदरवाइज मत अटेंड करो। ध्यान देना सब लोग, जिसको कुछ भी प्रॉब्लम लग रहा है जरूरत नहीं है, मैं वीडियोस डाल दूंगा लेक्चर का पूरा, वापस से देख लेना, ठीक है।
मैं नेक्स्ट टाइम से देखूं, अगर कोई भी अनरिएक्टिव स्टूडेंट अगर मुझे दिखा तो ध्यान देना, मैं उसको परमानेंटली हटा दूंगा, परमानेंटली उसको ज्वाइन करने ही नहीं दूंगा। अदरवाइज बेटर है कि आप पहले से ही ज्वाइन मत हो, ठीक है। ऑलरेडी पार्टिसिपेंट जो है 26 ही हैं, दैट मीन्स कम से कम 5-6 लोगों ने अटेंड नहीं किया हुआ है। बेटर है मत अटेंड करो, वीडियो देख लो आप, बेटर रहेगा। बट क्लास में अगर अटेंड करना है तो आंसर करना पड़ेगा। चले थोड़ा सा अब हम जर्नल कॉन्सेप्ट पे आते हैं, एक जर्नल पॉइंट पे फाइंड करते हैं। मतलब पहले हमने दो बेसिक फार्मूले बनाए। हमने दो फार्मूले क्या क्या बनाए हैं? एक हमने बनाया है कि एक्सियल पोजीशन पे क्या होगा, मतलब एक डाइपोल रखा हुआ है तो उसके एक्सिस पे वैल्यू कितनी होती है, हमने बताया कितनी होती है 2kp/r³, ठीक है। फिर हमने बात की कि एक्सियल पोजीशन पर 2kp/r³ है, उसके बाद अगर हम इक्वेटोरियल पोजीशन पर देखें तो वैल्यू हो जाती है kp/r³। डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन क्या होगी, मैंने जस्ट अभी बताया, डायरेक्शन होगी एक्सियल पर पैरेलल और इक्वेटोरियल पोजीशन पर एंटी पैरेलल होगी। ओके, तो अब आते हैं, ये खुद में एक कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। और मैं ये जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ना, ये एट जर्नल पॉइंट, ये डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं, बट कई बार आपको क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करना पड़ जाता है। तो ये लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझे क्या कि लेट्स अब मैंने क्वेश्चन बदल दिया, एक डाइपोल रखा हुआ है और मैंने एक जर्नल पॉइंट पे फाइंड करना है। जर्नल पॉइंट का मतलब क्या है? जर्नल पॉइंट का मतलब है कि एक्सियल का मतलब क्या था कि उसका जो एंगल है डाइपोल के सेंटर से एंगल 0 होगा, और इक्वेटोरियल की खास बात क्या थी कि डाइपोल के सेंटर से उसकी जो वैल्यू है थीटा की वो क्या होगी, 90 डिग्री होगी। अच्छा, आर तो फिक्स है, हमेशा कहाँ से लेते हैं, सेंटर से। तो जर्नल पॉइंट का मतलब है आर कॉमा थीटा, मतलब आर एक पोजीशन है और थीटा एक एंगल है, कि किस तरीके से हमने थीटा की बात की है, ठीक। तो ऐसे केसेस में अगर आपको सॉल्व करना है तो क्या कर सकते हैं, तो ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर मैं यहाँ पर एंगल और वेक्टर ये सब बनाने लगूं, ठीक। हम क्या करते हैं, एक लॉजिक का यूज करते हैं। क्या, हमने दो फॉर्मूले निकाल रखे हैं, क्या, एक्सियल और इक्वेटोरियल पे, ठीक है। और हमें पता है कि हमारा जो पी वेक्टर है वो माइनस से प्लस की तरफ होगा, और हमें फाइंड करना है ये वाले पॉइंट पे। तो हम एक ऐसा कॉमन सेंस लगा सकते हैं ना, क्या, कि ये जो पी है इसके कंपोनेंट कर दो, एक कंपोनेंट ऐसे कर दो कॉस थीटा और एक कंपोनेंट कर दो ऐसे साइन थीटा। तो अब इन दोनों कंपोनेंट से बेनिफिट क्या होगा वो देखें। तो मैंने क्या किया, डाइपोल के दो कंपोनेंट कर दिए, एक कंपोनेंट अलोंग दिस थीटा कर दिया और एक कंपोनेंट कर दिया उसके परपेंडिकुलर। अब इन दोनों कंपोनेंट से बेनिफिट देखना, इन दोनों कंपोनेंट से बेनिफिट ये है कि ये जो पॉइंट है ना, अब ये जो कॉस थीटा वाला कंपोनेंट है इसके लिए ये तो एक्सियल पोजीशन बन गई ना, और जिसका हमें डायरेक्ट फार्मूला पता है, तो इसके लिए ये एक्सियल पोजीशन बन गई जिसका हमें डायरेक्ट फार्मूला पता है। और ये जो साइन थीटा वाला डाइपोल है ये, इसके लिए ये इक्वेटोरियल पोजीशन बन गई और उसका भी हमें डायरेक्ट फार्मूला पता है, तो काम बन जाएगा, ठीक है। चले देख लेते हैं। तो ये जो पी कॉस थीटा है, समझेंगे यार अच्छे से, ये जो पी कॉस थीटा है इसके लिए ये पॉइंट क्या है, एक्सियल है, और एक्सियल की डायरेक्शन किस तरफ होती है, अलोंग द पी। तो इसका मतलब यहाँ पर जो पी कॉस थीटा के वजह से फील्ड होगी वो अलोंग द डायरेक्शन होगी। तो ई ड्यू टू पी कॉस थीटा जो है वो अलोंग द लाइन होगी, ठीक है। अब बात करते हैं पी साइन थीटा। तो पी साइन थीटा फील करिएगा, पी साइन थीटा है ये, ठीक है, इस डायरेक्शन में। तो इसके लिए ये तो इक्वेटोरियल पॉइंट बन गया, और इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या बताया था मैंने कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो पी के जस्ट एंटी पैरेलल होती है, मतलब ये एंटी पैरेलल होगी, ठीक है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में होगी ये। तो ये कंफर्म हो गया कि पी कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और पी साइन थीटा अपोजिट डायरेक्शन में। अब हमें पता है इनका नेट रिजल्टेंट निकालना है, तो नेट रिजल्टेंट पता है ना, बिकॉज ये दोनों 90 डिग्री पर है, तो इनका रिजल्टेंट कहाँ से जाएगा, बीच में से जाएगा, सॉरी बीच में से नहीं, वैल्यू अलग अलग है, कुछ भी जाएगा बट वैल्यू हम √(a² + b² टाइप निकाल लेंगे। तो इसका मतलब अब देखें ई नेट का आंसर हमने किस तरीके से निकाला। तो ई नेट हो जाएगा ई ड्यू टू पी कॉस थीटा एंड ई ड्यू टू पी साइन थीटा। अब पी कॉस थीटा के लिए एक्सियल पॉइंट था, तो पी के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2kp/r³, क्योंकि एक्सियल के लिए क्या होता है 2kp/r³। पी साइन थीटा के लिए ये इक्वेटोरियल पोजीशन थी, तो सिंपल रहेगा kp/r³, ठीक। और पी थोड़ा ध्यान देंगे, ही एक है पी कॉस थीटा और एक है पी साइन थीटा, ठीक।
तो अब सॉल्व कर देते हैं थोड़ा सा। तो हमने क्या किया, KP अपॉन आर क्यूब बाहर ले लिया, तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो गया एक साइन स्क्वायर थीटा। अब हमने क्या किया कि ये जो कॉस स्क्वायर थीटा और ये जो साइन स्क्वायर थीटा, इसको एक कॉस थीटा को अलग कर लिया, तो ये क्या बन गया 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा 1, तो ये बन गया 1 और 3 कॉस स्क्वायर थीटा बन गया अलग। तो KP अपॉन आर क्यूब रूट 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, ये फाइनल फार्मूला हो जाता है एट एनी जनरल पोजीशन थीटा एट आर। ठीक, तो मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ कि इस फार्मूले को लाने के लिए हमने क्या सेटअप लिया। हमने दो चीजें ली, हमने एक्सियल और इक्वेटोरियल ऑलरेडी सॉल्व करके रखा हुआ था, एक्सियल और इक्वेटोरियल। तो हमने क्या किया कि P के जो कंपोनेंट है वो एक अलोंग कर लिया और एक परपेंडिकुलर कर लिया। तो उससे बेनिफिट क्या हुआ कि एक डाइपोल के कंपोनेंट के लिए वो एक्सियल पोजीशन बन गई और एक डाइपोल कंपोनेंट के लिए बन गई इक्वेटोरियल पोजीशन। अब हमने क्या किया, एक्सियल की वजह से फील्ड लिखी और इक्वेटोरियल की वजह से फील्ड लिखी। दोनों फील्ड के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। तो नेट फील्ड निकालने के लिए हमने रूट ऑफ वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाला पैटर्न लगा दिया। अभी वो याद होना चाहिए कि एक्सियल के लिए क्या लिखते हैं और इक्वेटोरियल के लिए, एक्सियल के लिए 2kp अपॉन आर क्यूब और इक्वेटोरियल के लिए kp अपॉन आर क्यूब। तो इस तरीके से हमने सॉल्व किया और फाइनल आंसर आप लोग को याद रखना है kp अपॉन आर क्यूब रूट 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब थोड़ी सी वैल्यू रख के चेक कर लेते हैं। अगर मैं थीटा 0 रख दूं तो पोजीशन क्या बन जाएगी, एक्सियल पोजीशन। यहाँ फिगर में देखें, अगर थीटा 0 रखेगा तो ये पॉइंट इस एक्सिस में आ जाएगा ना। तो अगर एक्सिस में आ गया तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, सो 1 3 प्लस 1 कितना हुआ 4, और 4 से रूट से बाहर आ जाएगा 2, तो यहाँ पर वैल्यू आ गई 2kp अपॉन आर क्यूब। सही है। अच्छा, बात करते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए। तो इक्वेटोरियल मतलब परपेंडिकुलर, तो थीटा कितना है इक्वेटोरियल के लिए 90 डिग्री। तो इक्वेटोरियल के लिए अगर थीटा 90 डिग्री है तो इसका मतलब cos 90 क्या होगा 0, हट जाएगा ये टर्म और सिर्फ आ जाएगा kp अपॉन आर क्यूब। इस तरीके से हम देखते हैं kp अपॉन आर क्यूब। तो यार ये याद हो जाना चाहिए, ये सब लोग याद कर लो। एक बार देखो कि हमने किस तरीके से फाइंड किया है एट जनरल पॉइंट। किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ, एक बार देखें, सब लोग ध्यान दें, एक बार माइंड में अपने रिकॉल करें पूरा कि एट जनरल पॉइंट कैसे निकाल सकते हैं। कुछ डाउट है तो पूछें। सर डायरेक्शन पे क्लैरिटी नहीं आई, मतलब ई की डायरेक्शन प्लस से माइनस होगी और की डायरेक्शन माइनस से प्लस तक होगी ना। हाँ, उसकी डायरेक्शन एंटी पैरेलल आ सकती है, लेकिन पैरेलल कैसे आ सकती है? चले देख लेते हैं। हमने दो क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। हमने डिस्कस किया बेटा सबसे पहले एक्सियल पोजीशन, हमने सबसे पहले डिस्कस किया था एक्सियल पोजीशन। ठीक, अब समझें कि आप कंफ्यूज हो रहे हैं। आप सोच रहे हैं यार इलेक्ट्रिक फील्ड होती है प्लस से माइनस, बिल्कुल सही है यार, ये बिल्कुल सही है कि ये मैंने यहाँ पे बना दिया प्लस और ये बना दिया माइनस, और बोला इलेक्ट्रिक फील्ड होती है प्लस से माइनस। बट मैं बोल रहा हूँ कि डाइपोल में माइनस से प्लस की तरफ होता है डाइपोल। अब आप बोल रहे हो कि यार सर ये दोनों पैरेलल कैसे हो सकते हैं। तो बात ये है कि ये सेपरेट एंटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक सेपरेट एंटिटी है। ये मैं अभी यहाँ पे नहीं बना रहा हूँ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बोल रहा हूँ ये ड्यू टू डाइपोल क्या होगा। ठीक है, तो ड्यू टू डाइपोल आप फील कीजिए। ये मैंने बताया कि अगर कोई एक्सटर्नल फील्ड आ रही है तो वो कैसी दिखेगी, तो जो एक एक्सटर्नल फील्ड है वो हमेशा दिखेगी प्लस से माइनस की तरफ। ठीक, अब आपको मैंने ये डाइपोल दिया और मैंने बोला कि इस पॉइंट पे बताओ, तो प्लस और माइनस तो दोनों इसी तरफ है ना, तो आप ऐसे कैसे जज कर दोगे कि प्लस से माइनस। सोचो मुझे यहाँ पर फील्ड चाहिए, तो यहाँ पे अगर आपको एक्सटर्नल देखना है तो आप बोलोगे ऐसे कि सर ये एक प्लस प्लेट है और ये एक माइनस प्लेट है और इस तरफ फील्ड होगी। ठीक है, तब ठीक है। लेकिन अगर हम अभी बात करें तो डाइपोल के लिए प्लस माइनस तो लेफ्ट तरफ है ना, ऐसे तो नहीं जज करेंगे ना। तो हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पर इफेक्ट ड्यू टू प्लस सॉल्व करते हैं, इफेक्ट ड्यू टू माइनस। बिकॉज प्लस वाला ज्यादा इफेक्ट देगा बिकॉज ये क्लोज है, और माइनस वाला कम इफेक्ट देगा, तो जो प्लस का आंसर है वही डोमिनेटिंग होगा। ठीक है, माइनस करने में प्लस वाला जीत जाएगा, मतलब प्लस वाले की वजह से कहाँ पर है फील्ड, और बाहर की तरफ, तो ये बाहर की तरफ डायरेक्शन। ठीक है,
डाइपोल के प्लस माइनस से मत कंफ्यूज। तो बिल्कुल एक्सियल पोजीशन पे डाइपोल के पैरेलल आती है, एक्सियल पे कहीं पे भी, और बाकी में एंटी पैरेलल आती है। कोई और डाउट पूछें? किसी और को कोई और डाउट हो तो पूछ सकते हैं। प्रेम, कोई और डाउट है बताएं। नहीं सर। ओके देन, ठीक है, चले नेक्स्ट थॉट पे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे। तो यार पहले एक बार सब लोग जर्नल पॉइंट देख लो। हाँ पूछे। ओके, हेलो, हाँ किसी को कुछ डाउट था? कोई पूछ रहे थे डाउट, पूछें। ओके, किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज ये जरूर देखें, ये जर्नल पॉइंट पे कैलकुलेट करना एक पैटर्न है, उस पैटर्न को जरूर देखें पहले। चले, तो आई गेस यार ये देख लेना है, ये सब लोग को देख लेना है, ये दो चीजें याद करनी है कि अगर दोनों चीजों की बात करें तो ये याद करना है कि एक्सियल पर पैरेलल होती है और इक्वेटोरियल पर एंटी पैरेलल होती है। वो मैंने अभी पूरा सॉल्व करके दिखाया है। एक बार सब लोग नोट्स जरूर बना लेंगे, इस लेक्चर के थ्रू नोट्स बना लेंगे, बेटर रहेगा आप लोग को। एक बार तो खुद से सॉल्व करके देखेंगे तो और अच्छा याद हो जाएगा सब लोग को, ठीक है। तो फिर हमने बात, सर हाँ पूछे। वो जो मतलब डायग्राम है ना ऊपर वाला, हाँ हाँ, उसमें मतलब क्यू की वजह से अगर वो पॉइंट पे देखे तो मतलब ऐसे ऊपर होगा, और माइनस क्यू की वजह से इधर राइट साइड में होगा। हाँ ठीक फिर है, उनके बीच में एंगल डिफरेंट हो सकता है ना, मतलब हाँ 90 डिग्री हो नहीं, ठीक है, समझे। तो आप सब ध्यान देंगे सब लोग। अभी हमने क्या किया, हमने एक क्राइटेरिया ही डिफरेंट यूज किया हुआ है। मतलब आपने कहा कि लेट से हम कुछ ऐसा करें ड्यू टू प्लस, तो ऑफ कोर्स प्लस से एरो होगा ये, डन, और माइनस से एरो होगा ये, डन। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा बिल्कुल अलग होगा। इन दोनों के बीच का रिजल्टेंट 90 नहीं है, ये रिजल्टेंट 90 नहीं है, ये मैं खुद बोल रहा हूँ, ये रिजल्टेंट 90 नहीं है। पॉइंट ये है कि ये अप्रोच हमारे काम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि बेटा गिवन तो हमेशा हमें सेंटर से आर होता है, तो ये फाइंड कर पाओगे क्या आप? पता है ये डिस्टेंस फाइंड करना कितना टफ हो जाएगा आपके लिए, कॉस थीटा वाइज, वेक्टर वाइज। फिर आपको ये डिस्टेंस भी फाइंड करनी पड़ेगी, ये भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगी। फिर इन दोनों के बीच में एंगल फाइंड करना पड़ेगा। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो होगा, बट फिर ये कंफर्म होगा कि ई कहीं बीच में ही आएगा यहाँ पर, ठीक है, डन। हमने सेटअप ही बदल दिया है, मतलब हमने इस डाइपोल को हटा दिया है क्वेश्चन से। ये जो डाइपोल है ये हट गया है क्वेश्चन में, अब दो अलग अलग डाइपोल रखे हुए हैं, ठीक है। तो मतलब लेट से हमें इस पॉइंट पे फील्ड चाहिए ड्यू टू वन डाइपोल, ठीक, ये डाइपोल था हमारा, ये वाला डाइपोल। तो अभी हमने क्वेश्चन ही बदल दिया है, हमने दो डाइपोल, इस डाइपोल को हटाकर दो डाइपोल अलग अलग रख दिए। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि किसी भी पार्ट में हम किसी भी फोर्स के दो वेक्टर अलग अलग रख सकते हैं। तो एक डाइपोल हमने एक्सियल रख दिया और एक डाइपोल इक्वेटोरियल रख दिया, और इस वाले डाइपोल को क्या कर दिया, हटा दिया। तो ये जो डाइपोल है ये पूरा हट गया और इसके जगह पे दो डाइपोल आ गए, और अब हमें आंसर वही करना है, ये पॉइंट। तो अब जरा फील करो, तो इसके लिए ये बन गया एक्सियल पॉइंट जो कि पैरेलल होगा, और ये बन गया इसके लिए इक्वेटोरियल पॉइंट जो कि एंटी पैरेलल होगा। तो ये दोनों तो अभी 90 डिग्री है ना, तो इनका पैरेलल और एंटी पैरेलल 90 ही बनाएगा ना, ठीक है। तो हमने ये क्वेश्चन जो कन्वेंशनल मेथड होता है, मतलब डायरेक्टली एक चार्ज के वजह से के क्यू बाई आर स्क्वायर, उस तरीके से नहीं किया, क्योंकि उस तरीके से करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होगा। हमें ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। अच्छी बात ये है कि ये
आपके बोर्ड में इसका डेरिवेशन नहीं है, बट आप अगर एनसीईआरटी देखोगे, एनसीईआरटी वाले ने पूरी मेहनत की है, एनसीईआरटी वाले ने प्रॉपर पूरा सॉल्व किया है, इस डिस्टेंस को भी निकाला है, इस डिस्टेंस को भी निकाला है, फिर दोनों का रिजल्टेंट निकाला है, ठीक है। बट हम वो अप्रोच नहीं करेंगे क्योंकि एग्जाम में उससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। किसी को अगर देखना है तो एनसीईआरटी ओपन करके देख सकता है, उसमें सॉल्व पूरा किया हुआ है, ठीक है। उसमें ये पूरे डिस्टेंस निकाली है, इसे x मान के ऐसा परपेंडिकुलर मान के ये डिस्टेंस निकालिए, ये डिस्टेंस निकालिए, फिर kp/r³ जो हमने पहले किए हैं उस टाइप पे अप्रोच रखी है, ठीक है। चले, तो ये क्राइटेरिया समझ में आया, ये फिगर समझ में आया ना कि हमने एक अलग एडवांस अप्रोच यहाँ पे लगाई है, जिससे बहुत ही जल्दी हमारा आंसर आ गया है बिना कुछ किए। हमने बस 2 कंपोनेंट में कर लिया, जो हमें डाइपोल था उसके हमने 2 कंपोनेंट कर लिए, और वो पॉइंट खुद हमारे लिए एक्सियल और इक्वेटोरियल बन गया, दोनों का रिजल्ट हमने निकाल दिया। अब लेट से अगर आप पूछो कि सर वो जो रिजल्टेंट फील्ड है वो कहाँ पर होगी, तो वो आप अच्छे से निकाल सकते हो, यहाँ से आप देख लो कि कितना एंगल बनाएगा वो फील्ड, ठीक है। ओके, ओके, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कि ये वैल्यू आ गई, अब हमें बात करना है यार एंगल, क्या कि ये तो मैंने बताया कि देखो ये दोनों 90 डिग्री है और रिजल्टेंट बीच में कहीं से तो जाएगा, बट एंगल कितना बनाएगा। तो सब लोग इस फिगर में नोटिस करेंगे, ये फिगर में सब लोग ट्राई करें कि 2 90 डिग्री की चीजें हैं और बीच में से फील्ड जा रही है, तो जब भी हम tan निकालेंगे, मान लेते हैं बिकॉज थीटा हमें ऑलरेडी गिवन है, तो हम यहाँ पर इस बार क्या मानेंगे, मान लेते हैं अल्फा, तो मानते हैं कि ये एक्सियल पोजीशन से अल्फा एंगल बनाएगा, तो tan अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर, वो क्या है sin थीटा अपॉन बेस क्या cos थीटा। तो अगर हमें अल्फा निकालना है कि एक्सियल पोजीशन से भी कितना आगे होगा, तो tan अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan अल्फा की वैल्यू हो जाएगी E ड्यू टू P sin थीटा एंड E अपॉन P ड्यू टू cos थीटा। sin थीटा वाली वैल्यू क्या थी, KP sin थीटा अपॉन r³, और ये जो cos थीटा थी वो एक्सियल टाइप थी, तो उसके लिए कितना था 2kp अपॉन r³। तो ये सब कैंसिल, sin थीटा बाई cos थीटा क्या बचा, tan थीटा बाई 2, मतलब tan अल्फा होता है tan थीटा बाई 2। इसका मतलब इस फिगर में फिर से देखेंगे कि जो 2 हमने कंपोनेंट निकाले हैं उन दोनों का नेट रिजल्टेंट आएगा कुछ, ये वेक्टर, ये जो मैंने बताया कि इनका नेट रिजल्टेंट आएगा। तो क्वेश्चन ये है कि ये जो पोजीशन है, ये जो एक्सियल पोजीशन है, ये इस पोजीशन से कितना एंगल बनाएगा, ये अल्फा, ये कितना एंगल बनाएगा अल्फा, ये अल्फा हमें क्वेश्चन में निकाल लेना है। तो ये अल्फा भी सबको याद रखना है कि क्या आता है अल्फा, अल्फा आता है tan थीटा बाई 2, क्लियर, अल्फा क्या आता है tan थीटा बाई 2। और अगर कोई पूरा एंगल पूछे, जैसे हमने बात की क्या ये तो डाइपोल था और हमें इस रैंडम पोजीशन पे चाहिए था, तो आपने बताया कि यहाँ से पोजीशन गिवन है, ठीक, और इस पोजीशन वेक्टर के साथ फील्ड कितना एंगल बनाएगी, वो है एंगल अल्फा, ठीक। लेकिन अगर पूरा एंगल पूछे कि यार ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाएगा, तो हॉरिजॉन्टल से ये पोजीशन खुद थीटा पे है ना, तो ये पोजीशन खुद थीटा एंगल पर है, तो ये थीटा तो रहेगा ही और प्लस एक एक्स्ट्रा अल्फा रहेगा, और उस अल्फा की वैल्यू कितनी होती है tan अल्फा बाई 2। ओके, ठीक है। तो यार मेरा वॉइस तो क्लियर आ रहा था ना सब लोग को, 1-2 लोग मैसेज कर रहे हैं सर वॉइस काफी ब्रेक हो रहा है, तो हाँ ठीक है यार, मतलब काफी यार इस समय इंटरनेट कनेक्टिविटी का काफी इश्यूज चल रहे हैं, तो मे भी थोड़ा सा इश्यूज हो सकते हैं, बट मेरे एंड से तो बहुत अच्छी स्पीड ही आ रही है, अच्छी स्पीड कैच हो रही है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो तीनों फॉर्मूले हमें 3 या 4 डेटा हमारे पास हो गया, मैं फिर से एक बार बोलता हूँ और कुछ स्टूडेंट से पूछ लेता हूँ, ठीक है। तो मैं वो तीनों डेटास दिखा रहा हूँ और फिर आप लोग से क्वेश्चन पूछूंगा, सबको सारे फॉर्मूले याद हो जाने चाहिए। वापस से आते हैं हम डाइपोल पे, ठीक है। तो एक बार हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं डाइपोल में हमने क्या क्या देखा। सबसे पहला क्या था डाइपोल का फॉर्मूला, क्या होता है डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला, Q इंटू बीच का डिस्टेंस सेपरेशन, जिसको हमने 2a से रिप्रेजेंट किया, तो Q इंटू 2a, जहाँ पे 2a ही खुद सेपरेशन है। डायरेक्शन क्या होती है डाइपोल मोमेंट की, माइनस से प्लस की तरफ, सब लोग याद करते चलेंगे, माइनस से प्लस की तरफ। फिर हमने बात की कि डाइपोल मोमेंट डिफरेंट तरीके से होता है, तो हम वेक्टर से उसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। 2 क्वेश्चन वेक्टर के कराए, एक सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट को कराया।
फिर बात की इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। तो ड्यू टू डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के दो तरीके हैं, एक है एक्सियल पोजीशन पर। एक्सियल पोजीशन पे मतलब जो डाइपोल रखा है उसी के ही लाइन पे अगर कहीं पे r डिस्टेंस पे है तो डायरेक्ट फॉर्मूला हमने याद रखा है क्या, 2kp अपॉन r क्यूब। और डायरेक्शन क्या होती है, अलोंग और पैरेलल टू द p, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। फिर हमने डिस्कस किया क्या इक्वेटोरियल पोजीशन पर क्या होगा, तो इक्वेटोरियल पोजीशन पर सिर्फ आता है क्या, kp अपॉन r क्यूब, और जो डायरेक्शन है वो क्या है, एंटी पैरेलल है। फिर हमने बात की कि किसी नॉर्मल पोजीशन पर, जनरल पोजीशन पर चाहिए तो हो जाता है kp अपॉन r क्यूब रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये थीटा एक्सियल पोजीशन से एंगल है कि किस एंगल पर वैल्यू पूछा हुआ है। फिर है कि वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका खुद का एंगल कितना आता है, तो उसका खुद का एंगल आता है tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा बाई 2। और ये कहाँ से है, ये उसकी पोजीशन वेक्टर से एंगल। ठीक है, अगर हॉरिजॉन्टल से एंगल पूछेगा तो दोनों मिला के हो जाएगा क्या, थीटा प्लस अल्फा। ठीक है, तो ये पूरी चीजें थी, हम डिस्कस कर लेते हैं, पूछ लेते हैं एक एक करके सबसे कि क्या क्या पॉइंट हमने डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, ओके। आर्या देशपांडे बताएं, सबसे पहला फॉर्मूला हमने क्या डिस्कस किया है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला बताएं। Q into 2a। Q इंटू 2a, डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। नेगेटिव टू पॉजिटिव। ओके, ये वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर है, वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी। ओके गुड। आर्या माने आप आंसर करें। हाँ सर। आप बताएं यूनिट क्या होता है डाइपोल मोमेंट का, कूलम मीटर। कूलाम इंटू मीटर। वेरी गुड, चार्ज इंटू डिस्टेंस है तो कूलाम इंटू मीटर हो जाएगा। गुड, ओके। एक्सियल पोजीशन पर बताएं फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, एक्सियल पोजीशन पे 2 kp अपॉन r क्यूब। ओके, 2kp अपॉन r क्यूब। क्या ये फॉर्मूला किसी पर्टिकुलर कंडीशन को लेके है या ऑलवेज वैलिड है ये फॉर्मूला, नहीं, वो कंडीशन ये है कि a सबसे कम होना चाहिए, लेस मच लेस वेरी देन r। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये फॉर्मूला ऐसा आंख बंद करके ऑलवेज नहीं अप्लाई करना। यूजुअली 99, अगर डाइपोल का क्वेश्चन है तो 99% आपसे यही फॉर्मूला पूछ रहा है, बट याद रखना कि लेट से डाइपोल है ही नहीं क्वेश्चन में और नॉर्मल दे दिए कि एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज है और ये 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है। अब इनसे 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे फील्ड का फार्मूला बताओ, तो आप तुरंत 2kp अपॉन r क्यूब लगा देंगे। वो गलत है, वो क्वेश्चन डाइपोल बना ही नहीं है। वो 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस मतलब डाइपोल ही नहीं है जिससे 5 सेंटीमीटर पे पूछा है। ठीक है, तो जो ए है दैट शुड बी वेरी वेरी लेस देन आर। वेरी गुड, ओके। आदित्य पाटिल आप आंसर करें। आदित्य पाटिल। हाँ, आप बताएं इक्वेटोरियल पोजीशन पर फील्ड का फार्मूला, 2kp by r cube। कितना, kp अपॉन r क्यूब। r cube। ओके, डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन, अरे बेटा दो ही तो डायरेक्शंस थी ना, अगर एक्सियल है तो पैरेलल रहता है और अगर इक्वेटोरियल है तो जस्ट अपोजिट रहता है। पैरेलल। ठीक है, एंटी पैरेलल रहता है, अपोजिट टू पी। ठीक है, डाइपोल मोमेंट। ओके अमान आप आंसर करें। एट जनरल पोजीशन बताएं अमान। सर kp अपॉन r क्यूब इंटू 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। ये हो गया नेट ई का फॉर्मूला। अब बताओ ई की डायरेक्शन क्या होती है, अगर ई वेक्टर अल्फा एंगल बना रहा है, कहां से, अपने पोजीशन वेक्टर से, जहां पर हमने पूछा है पोजीशन वेक्टर से अल्फा बना रहा है, अल्फा क्या होगा, tan अल्फा tan थीटा अपॉन 2 होगा। हाँ, tan अल्फा इज tan थीटा बाई 2, जो पोजीशन वेक्टर थीटा था। और अगर टोटल पूछेगा तो हो जाएगा थीटा प्लस अल्फा।
क्लियर है यार सबको? ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सब लोग, ठीक है? क्वेश्चन रीड करें, चले क्वेश्चन रीड करें, ये क्वेश्चन सब लोग ट्राई करें। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड at a point r distance away from a dipole such that the electric field is perpendicular to the axis of dipole। ठीक है, आपको एक डाइपोल के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। क्वेश्चन है कि वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ डाइपोल। इसका मतलब क्या 90 डिग्री है? अल्फा 90 डिग्री है या थीटा प्लस अल्फा 90 डिग्री है? थीटा प्लस अल्फा 90 डिग्री है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर हम पूरा एंगल देखें तो वो तो हॉरिजॉन्टल से पूरा एक्सिस से थीटा प्लस अल्फा होता है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में क्या है? थीटा प्लस अल्फा आपको क्या दे दिया है? 90 डिग्री दे दिया है, ठीक है? और हमें एक बेसिक रिलेशन पता होता है थीटा और अल्फा में, तो हमने वो रिलेशन यूज कर लिया। क्या होता है थीटा और अल्फा में रिलेशन? tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा बाई 2। अब हमें अल्फा हटाना है, तो अल्फा क्या हो जाएगा? अल्फा की वैल्यू 90 माइनस थीटा, तो हमने अल्फा की वैल्यू रख दी 90 माइनस थीटा। सो tan 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा? tan 90 माइनस थीटा बन जाएगा cot थीटा, ठीक है? अब cot थीटा को लिख सकते हैं 1 बाई tan थीटा और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो tan स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा? 2। अब tan स्क्वायर थीटा आ गया 2, मतलब tan थीटा कितना आ गया? √2। तो समझ आया कि ये वैल्यू से थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 90 के नॉलेज से हमने एक और फॉर्मूला लगाया कि यार थीटा और अल्फा में क्या रिलेशन होता है। तो ये फिगर था कि डाइपोल और ओके, तो पॉइंट क्या हुआ कि हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करें कि जो यहाँ पर वैल्यू हम निकाल रहे हैं क्या कि P और एक इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है, तो जो इसका थीटा प्लस अल्फा दोनों मिला के वो 90 डिग्री है। और हमने बात की कि tan अल्फा कितना हो जाएगा फिर? तो tan अल्फा होता है tan थीटा बाई 2, और वहां से हमने लिखा कि अल्फा को लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा। क्यों ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम tan थीटा फाइंड करना चाह रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर पोजीशन, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, पर्टिकुलर वो फॉर्मूला क्या है, ठीक है? तो देख लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या है? केपी अपॉन आर क्यूब इंटू 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब tan थीटा पता है तो cos थीटा कैसे निकाल लेंगे? मैंने बताया ऐसा छोटा सा ट्रायंगल बना लो, tan थीटा मतलब परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो √2 बाई बेस 1। अब अगर ये √2 ये 1 है तो डायगोनल निकाल लो, डायगोनल की वैल्यू आ गई √3। अब हमसे क्या पूछा? cos थीटा, तो cos थीटा क्या आ जाएगा? 1 बाई √3। तो फाइनल आंसर आ गया केपी अपॉन आर क्यूब इंटू √2। तो क्वेश्चन अच्छा था, ठीक है? और पूरे 3 कॉन्सेप्ट इसमें यूज हो गए हैं। क्या? एक जनरल पोजीशन पर ये tan थीटा वाला रिलेशन कि एंगल का रिलेशन क्या होता है, वहां से हमने निकाला और उसको फिर हमने जनरल ई के फॉर्मूले में रख दिया, ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑफ कोर्स थोड़े से क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे इस पे बेस्ड, ठीक है? अच्छा हाँ, बाकी सारे स्टूडेंट को जिनको कंफर्म नहीं है मैं पहले से बता देता हूँ कि मंडे को टेस्ट है, तो थोड़ा सा ध्यान देना है, सब लोग को पहले से कर लेना है, ठीक है? मंडे को टेस्ट में डाइपोल नहीं आ रहा है, डाइपोल के पहले तक का जो भी है वो सब आ रहा है। तो ये क्लियर है ना यार? हमने एक्सियल पोजीशन पर, इक्वेटोरियल पोजीशन पर और एक जनरल पोजीशन पर क्या निकाल लिया हमने? इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, ठीक? अब हम पढ़ते हैं पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, और आप समझ गए होंगे कि पोटेंशियल बहुत ही इजी होगा। क्यों इजी होगा? बताओ भाई क्यों इजी होगा? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो वेक्टर क्वांटिटी थी, हमें दिमाग लगाना पड़ता था कि ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, 90 डिग्री है, रिजल्टेंट निकालो। पोटेंशियल में कुछ नहीं है, पोटेंशियल में तो बस ऐड कर दो डायरेक्टली, ठीक है? तो बात कर लेते हैं पोटेंशियल में, पोटेंशियल के फॉर्मूले। नंबर 1 एक्सियल पोजीशन की बात करते हैं। तो अभी एक्सियल पोजीशन अभी क्लियर होना चाहिए, मैं बार बार बता रहा हूँ क्या कि एक माइनस चार्ज है, एक प्लस चार्ज है, बीच की डिस्टेंस 2q है। हमेशा पोजीशन सेंटर ऑफ डाइपोल से बताई जाती है, तो ये लेट से r पोजीशन पर हमें यहाँ पे चाहिए।
अब वेक्टर तो है नहीं, सिर्फ ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। प्लस वाले का पोटेंशियल प्लस होगा और माइनस वाले का माइनस होगा, ऐड हो जाएगा। अब थॉट ये है कि आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? तो भाई जो पास है उसका इफेक्ट आएगा ना, उसी का पोटेंशियल ज्यादा होगा जो क्लोज है। तो इसका मतलब ये क्लोज है तो इसका पोटेंशियल क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और नेगेटिव वाला दूर है तो इसका पोटेंशियल क्या आएगा, नेगेटिव आएगा बट कम आएगा। तो इसका मतलब अगर मैं लेफ्ट तरफ किसी पॉइंट पे बोलूंगा क्या लेफ्ट तरफ बताओ, तो लेफ्ट के लिए तो नेगेटिव क्लोज है और पॉजिटिव दूर है, तो मतलब ज्यादा किसका रहेगा, नेगेटिव का। तो लेफ्ट तरफ पोटेंशियल कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। ठीक है, तो इससे ये क्लियर हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम पे तो हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे लेफ्ट में देखो या राइट में देखो, डायरेक्शन हमेशा पैरेलल होती है, बट पोटेंशियल के लिए राइट साइड पे पॉजिटिव पोटेंशियल और लेफ्ट तरफ पे नेगेटिव। या अदर वर्ड लेफ्ट राइट मत याद करना, ये याद करना कि प्लस वाला पास है तो पॉजिटिव आंसर, अगर माइनस वाला पास में है तो नेगेटिव आंसर, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में उल्टा कर दे डाइपोल को, चलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो वैल्यू बस ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन आर। ठीक है, तो के क्यू अपॉन आर, बट अब ये डिस्टेंस ये वाली देखेंगे ना तो आर माइनस ए हो जाएगी, ये डिस्टेंस आर माइनस ए। नेगेटिव वाले के लिए देखेंगे तो ये आर है और ये वाली एक्स्ट्रा और ऐड हो जाएगी, क्या हो जाएगी, आर प्लस ए। तो जैसे पहले किया था, बस फील्ड में यहाँ पे ऊपर स्क्वायर था, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, बस इतना फर्क है। सॉल्विंग में सब लोग सॉल्व करके एक बार देखेंगे जरूर। ठीक है, तो उसमें स्क्वायर था, यहाँ पे स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है। अब बात करें यहाँ पर आर प्लस ए और आर माइनस ए, तो दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे तो नीचे दोनों का एलसीएम आएगा, क्या आएगा, आर प्लस ए और आर माइनस ए, मतलब आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब आर प्लस ए और आर माइनस ए, तो आर आर कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया, 2a आ गया। अब मैंने बताया था ना 2a बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि q और 2a को साथ लिख लो तो वो क्या बन जाएगा, kp। क्लियर, सो q इंटू 2a क्या बन गया, ये p, तो यहाँ पर आ गया k इंटू p। अच्छा k में बता दूं, ये k क्या मतलब है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जो हम बार बार इस पूरे चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं। अब क्या तरीका था, हमने आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो आर स्क्वायर कॉमन लिया, ये बन गया 1/r² ठीक है, तो 1/a² अब वही कंडीशन लगा देंगे, क्या a इज वेरी वेरी लेस देन r, तो ये वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी विच इज नेग्लिजिबल, और आंसर आ जाएगा kp/r²। तो यार अब जो स्टूडेंट दिमाग लगा रहा होगा तो ये वो पूरा इस चैप्टर को रिलेट कर पाएगा, अदरवाइज रिलेट नहीं होगा। तो थोड़ा सा मैं ही रिलेशन बता देता हूँ कि अगर मैं बिल्कुल एकदम बेसिक से जाऊं तो सबसे बेसिक फॉर्मूला था फोर्स का K/Q1Q2/r²। ठीक है, K/Q1Q2/r²। फिर जब हमने फील्ड का फॉर्मूला देखा तो एक क्यू हटा देते हैं, क्यों, क्योंकि F = Q × E होता है, तो E के फॉर्मूले में रहेगा KQ/R²। ठीक, अब हम डाइपोल में क्या करते हैं कि डाइपोल में हम P जो डिफाइन करते हैं, तो P में तो एक एक्स्ट्रा L लेंथ मल्टीप्लाई होता है ना, तो हमें नीचे भी एक डायमेंशन बढ़ानी पड़ती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले क्या बन जाते हैं, Kp/r³ बन जाते हैं, और पोटेंशियल के फॉर्मूले में Kp/r² बन जाते हैं। दोनों में एक एक आर बढ़ जाता है P के वजह से। तो अगर ये रिलेट करके रखा है तो फॉर्मूले कोई बहुत टफ काम नहीं है। फिर ये मैंने बताया ही कि अगर देखेंगे तो डाइपोल की डायरेक्शन में पॉजिटिव रहेगा और उसके अपोजिट वाले में नेगेटिव रहेगा पोटेंशियल। ठीक है, चले, तो एक्सियल पोजीशन पर आंसर आ गया Kp/r²। डन। अच्छा, अब बात करते हैं यार इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो इक्वेटोरियल पे याद है वेक्टर निकालते थे, प्लस वाले के वजह से अवे, नेगेटिव की वजह से टूवर्ड्स, तो प्लस की वजह से अवे, नेगेटिव की वजह से टूवर्ड्स, और इन दोनों का रिजल्टेंट बीच में। बट ये स्केलर क्वांटिटी है, रिजल्ट नहीं करना, सिर्फ ऐड करना है। तो यार ये डिस्टेंस तो सबके लिए वही है ना, r', दोनों के लिए वही है। तो यार अगर दोनों का देखोगे तो एक का प्लस है और एक का माइनस है, आंसर क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि प्लस वाले का होगा KQ/r और माइनस वाले का होगा KQ/r बट माइनस का Q, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, 0। तो मतलब एक बड़ी बात यहाँ पर आई क्या, कि इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो ये अच्छी सी बात याद करेंगे
कि फील्ड तो कहीं पे जीरो नहीं होती, बट पोटेंशियल अगर देखें तो एक्सियल पे प्लस होता है, इक्वेटोरियल पे जीरो होता है और लेफ्ट तरफ माइनस। मतलब आप इसको इस तरीके से फील करेंगे कि एक डाइपोल, ये लेट से मैंने कुछ इसकी एक्सियल पोजीशन बना दी, तो इस तरफ रहेगा प्लस, घूमते घूमते कम होते होते यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू माइनस और यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू जीरो, इस तरीके से चेंज होगी। लेट से यहाँ पे प्लस 50 था, 50 से कम होते होते जीरो, फिर वापस से यहाँ कम होते होते माइनस 50 तक पहुंचेगा। ये पैटर्न होता है डाइपोल पे पोटेंशियल का, ठीक है। अब इस पे भी जर्नल पॉइंट पे फाइंड कर लेते हैं, तो लास्ट टाइम के जैसा ही करना पड़ेगा। जर्नल पॉइंट पे क्या तरीका है, लेट से थीटा एंगल पे और आर पोजीशन पे हमसे पूछा है कि यार यहाँ पे पोटेंशियल निकालो, तो वही तरीका कि डाइपोल ज्यादा टेंशन मत लो, क्योंकि फिर ये डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, ये डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, टफ हो जाएगा बहुत। हमें डाइपोल के कंपोनेंट कर लिए इसके अलावा, तो इसके अलावा क्या हो जाएगा, एक पी कॉस थीटा हो जाएगा और एक परपेंडिकुलर हो जाएगा पी साइन थीटा। अब देखना क्वेश्चन कितना इजी है, क्यों, ये जो पी कॉस थीटा है इसके लिए ये पॉइंट क्या है, पी कॉस थीटा की एक्सिस में है ये पॉइंट इसके लिए, ठीक है। लेकिन अगर बात करें ये वाला पॉइंट पी साइन थीटा, तो पी साइन थीटा के लिए तो ये इक्वेटोरियल हुआ, देखो पी साइन थीटा के लिए तो ये परपेंडिकुलर है पी साइन थीटा के लिए, तो अगर ये परपेंडिकुलर है पी साइन थीटा के लिए परपेंडिकुलर है, तो पी साइन थीटा को तो जीरो आएगा। तो इसका मतलब अगर मैं वी नेट की बात करूं तो दो लोग के वजह से आएगा, एक आएगा पी साइन थीटा और एक आएगा पी कॉस थीटा। अभी अभी देखा कि पी साइन थीटा की वजह से क्या आने वाला है, जीरो आने वाला है, तो सिर्फ आंसर किसका आएगा, पी कॉस थीटा का आएगा। तो इसका मतलब पोटेंशियल का फॉर्मूला बहुत इजी हो गया, क्या हो गया, केपी अपॉन आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, डन। एक्सियल के लिए थीटा क्या होता है, जीरो, तो कॉस जीरो क्या हो जाएगा, 1, आंसर आएगा केपी अपॉन आर स्क्वायर। अगर इक्वेटोरियल पर पूछेगा तो थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, तो कॉस 90 क्या होता है, जीरो, तो इसलिए पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो। क्लियर। तो आई गेस पोटेंशियल सबको याद हो जाना चाहिए, पोटेंशियल तो बहुत ही बेसिक था, सिर्फ फॉर्मूला है क्या, केपी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। एक्सियल पे पूछेगा तो कॉस थीटा 1 होता है, केपी अपॉन आर स्क्वायर आता है, इक्वेटोरियल पर पूछेगा तो जीरो हो जाता है क्योंकि कॉस 90 जीरो होता है। तो इसमें किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं, इस पूरे सेटअप में किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लें। ओके, तो ये एग्जांपल सॉल्व करना स्टार्ट करें, पढ़े ये एग्जांपल सॉल्व करें सर। हमें पूछा है फाइंड द पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल at a distance where the electric field due to dipole is perpendicular to the axis of dipole। मतलब पीछे वाले क्वेश्चन को रिलेट कर दिया। किसी को कुछ डाउट है क्या, आशुतोष कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं सर, गलती से हो गया। ओके ठीक है, तो फिर से मैं बताता हूँ कि क्वेश्चन है कि हमें इस बार पोटेंशियल फाइंड करना है एट अ पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द डाइपोल। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये डाइपोल है, परपेंडिकुलर है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो अभी लास्ट टाइम बताया ना इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, थीटा प्लस अल्फा 90 डिग्री दिया हुआ है तो अपन रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो वहां पर हमें डाइपोल बताना है। तो कोई स्टूडेंट बता सकता है क्या अभी कि क्या आंसर आया था थीटा का आंसर? कोई स्टूडेंट मुझे आंसर करके बताए। थीटा इक्वल टू √2 आया था। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, करेक्ट यार, सही है, बहुत अच्छा, मतलब एटलीस्ट कुछ लोग तो सुन रहे हैं लेक्चर, ठीक है ठीक है। तो लास्ट में सेम क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था और सॉल्व करके आंसर आया था हमारा कि tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई थी, √2, ठीक है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के परपेंडिकुलर होती है तो उस केस में tan थीटा होता है √2। हमें चाहिए cos थीटा, तो हमने cos थीटा निकाला, वो आया था 1/√3। अब बस पोटेंशियल का फॉर्मूला लगा दो। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, केपी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। कॉस थीटा की वैल्यू है 1/√3, तो केपी √3 आर स्क्वायर, बहुत ही सिंपल सा। तो मुझे लगता है यार ये डाइपोल के बारे में ये सारी चीजें सबको समझ में आ गई होंगी। हमने डिस्कस किया है डाइपोल क्या होता है, डाइपोल का मोमेंट कैसे निकालते हैं डिफरेंट डिफरेंट केसेस में। फिर हमने 3 केसेस डिस्कस किए हैं डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, एक्सियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन और जनरल पोजीशन। जनरल पोजीशन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार एग्जाम में रैंडम थीटा पे पूछ लेता है। फिर हमने पोटेंशियल डिस्कस किया, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल कहाँ कहाँ पर, एक्सियल पर
और इक्वेटोरियल पर और एक जनरल पोजीशन पर, जो कि बहुत सिंपल था। तो आज के लिए यार इतना ही रखते हैं, यहाँ तक ही। नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म फील्ड। मतलब पहले हमने क्या डिस्कस किया, पहले हमने डिस्कस किया कि यार ये डाइपोल जो है इसके वजह से फील्ड और पोटेंशियल कितना होगा। याद है इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने जब स्टार्ट किया था तो हमने सबसे पहले यही डिस्कस किया था कि ड्यू टू अ चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, पोटेंशियल कितना होता है, ये सब। फिर हमने पूरा एक सेगमेंट डिस्कस किया था कि यूनिफॉर्म फील्ड में चार्ज को कैसा फोर्स मिलेगा। तो F इज इक्वल टू क्यू ई निकाला था, फिर उसका एक्सेलरेशन निकाला था और फिर काफी क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो मतलब तब क्वेश्चन था मोशन ऑफ अ चार्ज इन अ यूनिफॉर्म फील्ड। तो अब हम डिस्कस करेंगे मोशन ऑफ अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म फील्ड, कि अगर एक डाइपोल को यूनिफॉर्म फील्ड में रख देंगे तो किस तरीके से मोशन होगी, क्या क्या चीजें होंगी। ठीक है, तो ये सिनेरियो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए बताओ किसी को कुछ डाउट है क्या? आज के सेशन में सबको यार समझ में आया डाइपोल के बारे में? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 5 बातें बता दी हमने डाइपोल में। एक तो डाइपोल मोमेंट उसका बता दिया, डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है फार्मूला, फिर फील्ड ड्यू टू डाइपोल एंड पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। सब लोग एक बार सॉल्व कर लेंगे, जरूर नोट्स में अच्छे से लिख लेंगे, सॉल्व कर लेंगे एक बार, फील्ड ड्यू टू डाइपोल एंड पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। ठीक है, किस तरीके से करना है। सर हाँ पूछे। हाँ सर, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने कहा था कि पोटेंशियल इन द डायरेक्शन डिक्रीज होता है, तो हाँ वो यहाँ पे भी होगा? हाँ ओके। तो आप क्या बोल रहे हैं, पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे भी पोटेंशियल डिक्रीज ही होगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर, तो वो चीज यहाँ पे भी वैलिड होगी। बट वो जो पोटेंशियल होता है वो हम जो डिस्कस करते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल होता है। मतलब लेट से मैंने बोला कि आपके रूम पे दो बहुत चार्ज प्लेट रखी हुई हैं और उन चार्ज प्लेट की वजह से एक फील्ड डेवलप है, तो आप उस फील्ड की वजह से जो पोटेंशियल डिस्कस करेंगे वो पोटेंशियल डिक्रीज होता रहेगा। लेकिन अब सोचो आपने एक अपना डाइपोल रख दिया और आप डाइपोल की वजह से पोटेंशियल निकाल रहे हो, तो वो कुछ डिफरेंट आ सकता है वहां पर। ठीक है, लेकिन अगर आप बात करोगे कि डाइपोल के अंदर ऐसा होगा, तो हाँ डाइपोल की फील्ड में भी इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। लेकिन जब आप दो चीजों को मिला दोगे कि एक फील्ड ऑलरेडी है और एक डाइपोल भी रख दिया, तो फिर रिजल्ट दोनों का कुछ अलग हो सकता है। लेकिन सेपरेटली जब कंपेयर करोगे कि एक डाइपोल के लिए, तो हाँ पोटेंशियल डिक्रीज करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। बिल्कुल ओके ओके। एनी अदर डाउट पूछे कोई? चले, तो आज के लिए फिर यार काफी है। आज के लिए डिस्कशन आज का छोटा ही रखा है, बट ये चीजें एक बार आप सारी चीजें कैलकुलेट कर लेंगे अच्छे से। जिसको जो मैंने एक्सियल वाला ये वाला मैंने डेरिवेशन बताया है, इक्वेटोरियल नहीं ये, हाँ एक जनरल पॉइंट पे जो मैंने डेरिवेशन बताया आप लोगों को, जनरल पॉइंट का डेरिवेशन इसका, तो वो थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देना है कि जनरल पॉइंट का अगर किसी का मन है तो वो एनसीईआरटी में देख सकता है। एनसीईआरटी में शायद ये वाले डिस्टेंसेस को निकाल के पूरी वैल्यू निकाली है और फिर ये फाइनल फार्मूला निकाला है। ठीक है, तो जिनको वो देखना है एक बार देख ले, बट काफी कॉम्प्लिकेटेड है। मुझे लग रहा है ये वेक्टर पैटर्न सबको क्लियर हो गया होगा ना। हमने एक्सियल और इक्वेटोरियल निकाला है, तो इसीलिए तो निकाला है कि हम अब जल्दी से क्वेश्चन कर सके। तो हम पुराने डेटा को यूज करके अपने थॉट को मॉडिफाई कर रहे हैं। ठीक है ओके, तो कोई और डाउट्स किसी को? एनी अदर डाउट्स? नहीं, तो टेस्ट के लिए यार प्रिपेयर कर लो। जो मैंने अभी तक पढ़ा दिया, डाइपोल नहीं आएगा, डाइपोल के पहले का फील्ड, पोटेंशियल, स्पीड, ये सारे फॉर्मूले और जो मैंने प्रैक्टिस कराए हैं क्वेश्चंस, वो सारे कुछ एक बार अच्छे से देख लेना। ठीक है, तो आज फ्राइडे है, सैटरडे संडे मंडे को टेस्ट है, 20 को टेस्ट है। ठीक है, तो टेस्ट पुराने ही पैटर्न पे होगा, 30 क्वेश्चन वाले पैटर्न पे रहेगा, क्योंकि 25 क्वेश्चन में फिर वो नंबर ऑफ क्वेश्चन कवर नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन रहेगा सब लोग का। अच्छे से प्रिपेयर करना, जिसको कुछ भी डाउट है तो मैसेज कर सकते हो, पूछ सकते हो। ठीक है ओके, देन फिर आज के लिए डिस्कशन कंप्लीट करते हैं। ओके, गुड बाय एवरीवन।